क्या आपने कभी ऐसी मछली देखी है जो फूलने लगे तो गुब्बारे की तरह दिखती है, लेकिन इसके अंदर छुपा हो इतना खतरनाक जहर की एक गलती जान ले सकती है? क्या यकीन करेंगे कि यह छोटी सी मासूम दिखने वाली मछली जापान में एक लग्जरी डिश के तौर पर लाखों रुपए में बिकती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पफर फिश की, जिसे जापान में फुगु कहते हैं। एक ऐसी मछली जिसे खाना जितना स्वादिष्ट है उतना ही रिस्की भी। लेकिन सवाल यह है कि इस जहरीली मछली को कैसे पाला जाता है, कैसे इसे सेफ बनाकर शिशमी जैसे डिश में बदला जाता है, और कैसे एक छोटी सी मछली जापान के हाई एंड रेस्तोरां में करोड़ों के बिजनेस का हिस्सा बन जाती है। चलिए आज हम आपको ले चलते हैं जापान की उन फैक्ट्रीज में जहां लाखों पफर फिश को प्रोसेस किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, और जानते हैं इसका पूरा सच। सबसे पहले बात करते हैं पफर फिश की ब्रीडिंग और फार्मिंग की। इस मछली को जापानी में फुगु कहा जाता है और ये अपनी खतरनाक लेकिन महंगी डिश के लिए भी जानी जाती है। पहले ये सिर्फ समुद्र में मिलती थी, लेकिन अब इसकी ज्यादा डिमांड की वजह से इसे फार्म्स में भी पाला जाता है। यह प्रोसेस शुरू होता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से, जैसे इंडोर टैंक्स या हैचरीज, जहां छोटे पफर फिश बेबीज को बड़ा किया जाता है। इन जगहों पर पानी का टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल और साफ सफाई पर खास ध्यान दिया जाता है। आमतौर पर पानी का तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है और ऑक्सीजन लेवल 6 से 8 mg प्रति लीटर के बीच, ताकि फिश हेल्दी रहे। इन कंडीशंस में फिश तेजी से ग्रो करती है और डिजीज से भी बची रहती है। यहीं से शुरू होता है फुगु का खतरनाक लेकिन फैसिनेटिंग सफर। पफर फिश की ब्रीडिंग आमतौर पर स्प्रिंग या अर्ली समर में होती है। इस वक्त मादा मछली हजारों अंडे देती है जो चावल के दाने जितने छोटे होते हैं। इन अंडों को स्पेशल टैंक्स में केयरफुली रखा जाता है, जहां पानी का फ्लो लगातार बना रहता है ताकि अंडे एक जगह इकट्ठा ना हो। साथ ही पानी में ऑक्सीजन की सप्लाई भी लगातार दी जाती है ताकि एम्ब्रॉयज को सही डेवलपमेंट मिल सके। करीब 5 से 7 दिन में इन अंडों से छोटे छोटे लार्वा निकलते हैं जो काफी नाजुक और सेंसिटिव होते हैं। इनकी शुरुआती देखभाल सबसे क्रिटिकल होती है। इन्हें शुरुआत में जूप्लैंक्टन और माइक्रो एल्गी खिलाया जाता है, जो इनकी नेचुरल डाइट जैसा काम करता है। फार्म्स में खास ध्यान रखा जाता है कि इन्हें पूरा न्यूट्रिशन मिले ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो और मरने की संभावना यानी मोर्टालिटी रेट कम रहे। यही स्टेप आगे की फार्मिंग की नींव बनता है। लार्वा स्टेज के बाद जब पफर फिश थोड़ी बड़ी हो जाती है, ये जुवेनाइल स्टेज में पहुंचती है। इस समय इसका साइज लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर तक होता है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स खाना शुरू कर देती है, जैसे छोटे श्रिम्प्स, छोटे वॉर्म्स और स्नेल्स। इसी दौरान एक बहुत इंटरेस्टिंग और जरूरी बात सामने आती है, इनके दांत। जी हाँ, पफर फिश के दांत बिल्कुल हमारे नाखूनों की तरह लगातार बढ़ते रहते हैं। अगर ये मछली ऐसी चीजें ना खाए जिससे इनके दांत नेचुरली घिसे, तो ये दांत इतने लंबे हो सकते हैं कि फिश खाना ही नहीं खा पाएगी। इसलिए फार्म्स में स्पेशली ट्रेन्ड स्टाफ इन मछलियों के दांत ट्रिम करते हैं। यह प्रोसेस काफी डेलिकेट होता है क्योंकि थोड़ी सी भी गलती से फिश को इंजरी हो सकती है। इस काम के लिए खास टूल्स और एक्सपीरियंस दोनों की जरूरत होती है। अगर ये दांत समय पर ना काटे जाएं, तो फिश की हेल्थ पर सीधा असर पड़ेगा और वो खाना छोड़ सकती है, कमजोर हो सकती है या बीमार भी पड़ सकती है। अब बात करते हैं टैंक्स मैनेजमेंट की। जो जुवेनाइल स्टेज में पफर फिश काफी सेंसिटिव होती है और ओवर क्राउडिंग से इन पर बहुत स्ट्रेस आता है। इसलिए फार्मर्स इन्हें अलग अलग टैंक में केयरफुली ट्रांसफर करते हैं ताकि हर फिश को इनफ स्पेस मिले। स्ट्रेस बढ़ने से एक और बड़ा खतरा होता है टेट्रोडॉक्सिन का लेवल। ये वही जहर है जो पफर फिश के लीवर, स्किन और ओवरीज में नेचुरली होता है। ज्यादा स्ट्रेस से इसका प्रोडक्शन बढ़ सकता है, जो फिश और इंसान दोनों के लिए रिस्की है। इसलिए फार्मर्स पानी की क्वालिटी, टेम्परेचर और डाइट को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। इन्हें प्रोटीन रिच फूड दिया जाता है, जैसे श्रिम्प्स, क्रैब और स्पेशली डिजाइन पैलेट्स, ताकि फिश हेल्दी रहे और तेजी से ग्रो करे। लगभग 1.5 से 2 साल में पफर फिश पूरी तरह से एडल्ट हो जाती है और स्टेज पर इनका साइज 20 से 40 सेंटीमीटर तक हो सकता है और इनका पूरा शरीर पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है। साथ ही इनका हचिंग इंस्टिंक्ट भी अपने पीक पर होता है। अब फार्मर्स में इन्हें छोटे छोटे टैंक से निकालकर इन्हें इनक्लोजर या ओशन लाइक आर्टिफिशियल पॉन्ड में शिफ्ट किया जाता है, जहां ये खुलकर तैर सकें और अपने नेचुरल बिहेवियर को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। एडल्ट पफर फिश का डाइट भी अब काफी डाइवर्स हो जाता है। लाइव श्रिम्प्स, छोटी मछलियां और कभी कभी हार्ड शेल्ड क्लैम्स दी जाती हैं,
जो इनके लगातार बढ़ते दांतों को नेचुरली ग्राइंड करने में मदद करते हैं। इससे दांत ट्रिमिंग की जरूरत भी कम हो जाती है। अब फिश का वजन लगभग 1 से 2 किलो तक पहुंच जाता है, तब उसे मार्केट रेडी माना जाता है। लेकिन हार्वेस्टिंग और ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस बहुत ही सेंसिटिव होता है, क्योंकि पफर फिश थोड़े से एनवायरमेंटल बदलाव से भी स्ट्रेस में आ सकती है। इसलिए इन स्पेशली डिजाइंड ऑक्सीजनेटेड वाटर टैंक्स में रखा जाता है, जिनमें एडवांस फिल्ट्रेशन सिस्टम और टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट्स लगे होते हैं। साथ ही स्ट्रेस कम करने के लिए पानी में हल्के सेडेटिव भी डाले जाते हैं ताकि मछलियां काम रहें। फिर इन्हें जापान के हाई एंड रेस्टोरेंट्स, सुशी बार्स और लाइसेंस्ड प्रोसेसिंग सेंटर में भेजा जाता है, जहां ये मशहूर फुगू डिशेस में बदल जाती हैं। अब आते हैं उस प्रोसेस पर जो पफर फिश को एक जहरीली मछली से दुनिया की सबसे महंगी लग्जरी डिश में बदल देता है। जापान में इसे फुगू कहा जाता है और इसे तैयार करने का कोई आसान काम नहीं। दरअसल जापान में कोई भी शेफ तब तक फुगू नहीं बना सकता जब तक उनके पास गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्पेशल लाइसेंस ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि पफर फिश के लीवर, ओवरीज और इंस्टेटाइन में टेट्रोडोटोक्सिन नाम का जहर होता है, जो इतना खतरनाक है कि सिर्फ 1 से 2 मिलीग्राम भी किसी इंसान की जान लेने के लिए काफी है। इसलिए इस मछली को प्रोसेस करने के लिए एक्सट्रीम केयर और साइंटिफिक मेथड्स अपनाए जाते हैं। सबसे पहले हार्वेस्टेड पफर फिश को आइस कोल्ड वाटर में रखा जाता है ताकि वो फ्रेश और काम रहे। फिर ट्रेन्ड सेफ्स या लाइसेंस्ड वर्कर्स इस मछली को बड़ी सावधानी से डिसेक्ट करते हैं। पहले उसके सर या फिन्स को हटाया जाता है, उसके बाद स्किन को बड़ी डेलिकेसी के साथ पील किया जाता है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा जहर हो सकता है। अब सबसे क्रिटिकल स्टेप आता है, यानी लीवर, इंस्टेटाइन और ओवरीज को धीरे धीरे निकाला जाता है और इन्हें डिस्पोज करने के लिए स्पेशल बायोहैजार्ड कंटेनर्स में डाला जाता है ताकि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो। उसके बाद जो मीट बचता है उसे बहुत ही बारीकी से थिन स्लाइस में काटा जाता है और ये स्लाइस इतने पतले होते हैं कि प्लेट पर फूल की पंखुड़ियों जैसे लगते हैं, यानी ट्रांसकुलेट और आर्टिस्टिकल। जापान में फुगू सशिमी को सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि एक आर्ट माना जाता है। इस पूरे प्रोसेस में हाइजीन सबसे जरूरी है और हर इक्विपमेंट को रेगुलरली सैनिटाइज किया जाता है और सभी वर्कर्स ग्लव्स और मास्क, प्रोटेक्टिव गियर्स पहनकर ही काम करते हैं। जापान में फुगू सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि एक कल्चरल सिंबल है। इसे खाना स्टेटस और एडवेंचर दोनों को दर्शाता है, क्योंकि इसके पीछे रिस्क और थ्रिल होता है। फुगू को जापान में सेंचुरीज से खाया जा रहा है। इसे विंटर सीजन में खास तौर पर पसंद किया जाता है। लोग मानते हैं कि फुगू का स्वाद बहुत डेलिकेट और यूनिक होता है, जो किसी दूसरी मछली से मैच नहीं करता। हाई एंड रेस्टोरेंट्स में फुगू सशिमी की कीमत हजारों रुपए प्रति प्लेट हो सकती है और इसे खाने के लिए लोग महीनों पहले बुकिंग कराते हैं। लेकिन इस लग्जरी के पीछे एक डार्क साइड भी है। पफर फिश की ओवरफिशिंग की वजह से कई स्पीसीज अब इंडेंजर्ड हो चुकी हैं। IUCN के मुताबिक कुछ पफर फिश स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में हैं और इनकी पॉपुलेशन तेजी से घट रही है। फार्मिंग से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ भी सवाल उठता है कि क्या प्रॉफिट के लिए इतना सेंसिटिव मछलियों को मास प्रोड्यूस करना सही है। और जब शेफ्स टॉक्सिन को हटाते हैं तब भी 100% सेफ्टी की गारंटी नहीं होती। हर साल जापान में फुगू पॉइजनिंग के कुछ केस रिपोर्ट होते हैं, हालांकि लाइसेंस शेफ्स की वजह से ये बहुत कम है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो शायद आपके मन में भी उठ रहा होगा, क्या इतनी खतरनाक मछली सिर्फ स्वाद और थ्रिल के लिए खाना सही है? क्या हमें अपनी टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए नेचर के बैलेंस को रिस्क में डालना चाहिए? पफर फिश फार्मिंग और प्रोसेसिंग एक साइंटिफिक मावल तो है, लेकिन इसके पीछे एथिकल क्वेश्चंस भी हैं। एक तरफ ये इंडस्ट्री जापान की इकोनॉमी और कल्चर का हिस्सा है, दूसरी तरफ ये एनवायरमेंटल और बायोडाइवर्सिटी पर सवाल उठाता है। आप क्या सोचते हैं, क्या फुगू जैसे डिशेस को बैन कर देना चाहिए या फिर इसे स्ट्रिक्टली रेगुलेट करके नेचर और कल्चर को बैलेंस बनाया जा सकता है? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।